स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब अच्छे हो ना? स्टडी कैसी चल रही है? सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं? होमवर्क सबको करना है, ठीक है? स्टडी अच्छे से करना है, बिकॉज यही हमारे पास एक तरीका है कि हम अपनी स्टडी चालू रख सकते हैं, ठीक है? घर पे रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, होमवर्क करो और पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ओके, नाउ स्टार्ट अवर साइंस लेक्चर। In previous lecture I was explaining about crop production and management, ठीक है? ये सेकेंड रिवीजन है हमारा फर्स्ट चैप्टर का। पहले चैप्टर में मैंने इसी का रिवीजन स्टार्ट कराया था। ये क्या है? रिवीजन का सेकेंड सेशन है ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। एंड दैट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप, देन different steps of crop production, and I was explaining about one by one different steps of crop production. Okay, and that time I have explained about first and second step, that is preparation of soil and sowing. ठीक है, last time I was discussing about sowing. And now we'll discuss about our third step of agricultural practices, that is adding manure and fertilizers. ठीक है, अब क्या करना है? थर्ड स्टेप क्या है हमारा? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इसके पहले हमने क्या किया? सोइंग किया। जब हमने सीड बोया, मैंने बताया आपको कि उसमें सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। सीड ड्रिल से क्या होता है? एक बहुत मॉडर्न टेक्निक है। सेम एक तो डिस्टेंस होना चाहिए सीड्स के बीच में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब हम सीड बोते हैं तो उसमें डिस्टेंस क्यों मेंटेन करते हैं? क्यों? बिकॉज सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए हर एक सीड को, अदरवाइज़ उनके बीच में कंपटीशन होगा और जो हमारी क्रॉप है वो अच्छी ग्रो नहीं होगी। सीड अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने सॉइल को प्रिपेयर करा, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन फिर भी ऐसा मैंने बताया था आपको अर्लियर कि न्यूट्रिएंट्स क्वांटिटी जो होती है इट इज़ नॉट सेम इन एवरी सॉइल। सपोज किसी में कम है और किसी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, देन दिस थर्ड स्टेप्स विल फॉलो। व्हाट इज़ दिस स्टेप? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो क्या होता है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स? एक्चुअल में होते क्या हैं? तो लेट मी एक्सप्लेन यू। मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? जैसे काउ डंग से, प्लांट के रेजिड्यूज जो हो गए, जो प्लांट्स गिर जाते हैं, या फिर कैटल के जो होते हैं, कैटल डंग जो होता है, इससे बनता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है एंड इट इज़ नॉट हार्मफुल, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर सॉइल। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं केमिकल होते हैं जो हम बनाते हैं, हम लोग प्रिपेयर करते हैं टू फैक्ट्रीज, एंड जिस भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है हमारी सॉइल को, जिसकी चीज़ की कमी हो रही है, लेस हो रहा है उसका अमाउंट, देन वी कैन ऐड इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट फार्मर्स ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो for understanding what is the use of manure and fertilizers and what is the difference between manure and fertilizers, here one activity। ठीक है, एक एक्टिविटी हमें करनी है। क्या करना है हमें? you have to take 3 plastic bottles, plastic cup, ठीक है? 3 कप लो उसे, उन्हें क्या करो आप लाइक दिस, ऐसे वाले कप लिया ABC, ठीक है? 3 लिए हमने एंड उसे ABC उसको आप उसमें लिख दो, उसे हमने लेबल कर दिया ABC। देन ऐड सॉइल इन दैट ग्लासेस, ठीक है? हाफ सॉइल फिल कर देना। उसमें क्या करना है? सेम अमाउंट ऑफ सीड, सेम टाइप ऑफ सीड आपको तीनों में डालने हैं। 3 ग्लासेस लिए, सॉइल फिल कर दी, सिंपल सॉइल जो एक ही टाइप की होनी चाहिए वो सॉइल फिल कर देंगे। देन ऐड सेम अमाउंट ऑफ सेम टाइप ऑफ सीड लाइक मूंग, चना एंड दिस टाइप सिंपली जो ग्रो हो जाते हैं, उसे आप उसमें कुछ सीड्स जो हैं वो डाल देंगे, ठीक है? देन फर्स्ट में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, जो सॉइल है वो वैसे की वैसी रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एडिंग एनीथिंग। इन बी ऐड सम काउ डंग, इट मीन्स मैन्योर, जो मैन्योर है उसका कुछ अमाउंट आप बी में ऐड करो। एंड इन सी फर्टिलाइज़र यूज़ करना है लाइक यूरिया, ठीक है? तो ए में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, इसमें हमने मैन्योर ऐड किया, सी में हमने यूरिया ऐड किया, वो क्या होता है? फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है? F लिखा है फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक है? देन उसमें वाटर डालते रहना है, नॉट अ वेरी लार्ज अमाउंट, थोड़ा थोड़ा वाटर उसमें स्प्रिंकल करना है आपको। आफ्टर 2-3-4 days यू कैन सी जर्मिनेशन विल स्टार्ट, एंड आपको नोट करना है इनटू अ टेबल
कि वो कौन सा वाला जो आपका सैंपल है, कौन सा वाला जो ग्लास है आपका, उसमें कितनी जल्दी ग्रो हो रहा है, सीडलिंग किस में जल्दी आ रही है, किस में प्लांट जल्दी ग्रो हो रहा है, दिस यू हैव टू ऑब्जर्व। आफ्टर 1 or 2 वीक यू हैव टू ऑब्जर्व किस में प्लांट ग्रो प्रॉपरली हुए हैं। ओके, सो विद दिस एक्टिविटी you have observed, you should observe, या आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जिसमें हमने नेचुरल था, सपोज वहाँ की सॉइल बहुत अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉइल में डिफरेंस है, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है देन फर्स्ट में ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी बी और सी में होगी। वाई? बिकॉज हमने न्यूट्रिएंट्स को उसमें सॉइल में ऐड किया था। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी द रोल ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स नाउ क्लियर दैट फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर इन्हेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सो अगर फर्टिलिटी सॉइल की इन्हेंस हो जाएगी तो क्रॉप जो होगी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी एंड ग्रो जल्दी होगी, जो उसका टाइम है उस टाइम में वो ग्रो हो जाएगी। ओके, सो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो फर्स्ट हमने क्या किया, इस एक्टिविटी से हमने इसका रोल क्या था वो समझा। अब यहाँ मैंने एक टर्म लिखा हुआ है क्रॉप रोटेशन। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? सपोज ये एक टर्म है समझने के लिए, क्या है ये? रोटेशन मीन्स क्या होता है? एक के बाद एक दूसरी सेम टाइप की क्रॉप अगर एक ही फील्ड में बार बार उगाई जा रही है तो न्यूट्रिएंट्स पावर ऑफ सॉइल विल बिकम वेरी वेरी लेस। तो उसके लिए क्या करते हैं फार्मर्स, जो करते हैं वो क्रॉप रोटेशन करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे इन्हेंस करते हैं? नेचुरली अगर इफ़ यू वांट टू इन्हेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल देन यू हैव टू ग्रो पल्सेस। इट मीन्स पल्सेस, दाल जो होती हैं लेग्यूमिनस फैमिलीज़ के जो प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस में कौन से वाले प्लांट्स आते हैं? पॉड वाले, फली वाले, जैसे पी है। पल्सेस जितनी सारी होती हैं, दालें जो होती हैं वो लेग्यूमिनस फैमिली में आती हैं। इन प्लांट्स को अगर आप किसी सॉइल में ग्रो करते हो देन ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट पावर, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिकम वेरी हाई। हाउ? Can you know what is the reason behind this? Let me tell you, because in the roots of leguminous plants, some nitrogen fixing bacteria are present like rhizobium. ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, ये बैक्टीरियाज जो होते हैं वो उनकी रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दैट नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट के इफ़ यू हैव ग्रोन दैट क्रॉप देन ऑटोमेटिकली द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल इनहेंस। सो विद द हेल्प ऑफ क्रॉप रोटेशन, एक क्रॉप लगाए सीरियल्स की सपोज, देन अगर पल्सेस लगा रहे हो देन ऑटोमेटिकली जो न्यूट्रिएंट पावर है सॉइल की वो इनहेंस हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। कैसे कम कैसे हो जाती है सॉइल की न्यूट्रिएंट पावर? बार बार क्रॉप उगाने से, बीच में अगर कुछ टाइम के लिए आप सॉइल को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, तो भी वो रिकवर कर लेती है सॉइल। लेकिन अगर एक ही फील्ड में लगातार कॉन्टिन्यूअस क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है देन क्या होगा, न्यूट्रिएंट पावर कम हो जाएगी बिकॉज न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल विल यूज्ड बाय दैट क्रॉप। तो ये तो सिंपल सी बात है एंड बहुत ही नेचुरल चीज़ है कि कोई चीज़ है उसे रिकवर नहीं होने दिया जा रहा है और बार बार यूज़ किए जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सो फॉर इंक्रीजिंग, या तो उस फील्ड को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहने दो, छोड़ दो, नहीं तो क्रॉप रोटेशन करो, अदरवाइज वी हैव टू ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, सो मैन्योर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एंड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड होते हैं, जैसे पोटाश, सुपर फॉस्फेट, यूरिया। ये एग्जाम्पल किसके हैं? फर्टिलाइजर्स के। मैन्योर में काऊ डंग वगैरह जो होते हैं ये फील्ड में प्रिपेयर करते हैं और आपने सुना होगा गोबर गैस प्लांट होता है। ठीक है, गोबर गैस प्लांट बना के बहुत ही बड़े अमाउंट में मैन्योर बनाई जाती है एंड बायोगैस भी बनाई जाती है। गोबर गैस प्लांट इज़ वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स। एक तो कंपोस्ट मिल जाती है और कंपोस्ट मतलब मैन्योर इज़ वेरी यूजफुल, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स क्या क्या होते हैं, क्या एडवांटेज है मैन्योर ऐड करने के? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्योर इनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। What is the meaning of water holding capacity and what is the importance of water holding capacity of soil and what is the need of that water holding capacity? These are the questions arises just now. So
I think you all know about water holding capacity of the soil in 6th or 7th standard. In 7th standard you have studied about it. Let me explain again. So what is water holding capacity? Soil can hold water and it is very required because water is very essential component for growing any plant, for surviving any animals, microorganisms, सभी के लिए वाटर की ज़रूरत है. If soil has less water holding capacity then the supply of water sufficient नहीं हो पाएगा और crop production भी सही से नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो मैन्योर से क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है. जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिस स्पीड में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उससे क्या होता है, सॉइल जो रूट्स है वो ट्रैप करके रखती है. ठीक है, सॉइल को ट्रैप करती है, उसमें वाटर भी होल्ड हो जाता है. लेकिन जैसे फील्ड में तो आप पेड़ उगाया हुआ नहीं है, तो वहाँ पर मैन्योर जो हम ऐड करते हैं उससे सॉइल की ट्रैपिंग करने की कैपेसिटी, वाटर को होल्ड रखने की कैपेसिटी इन्हेंस होती है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्रॉप. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी नेसेसरी थिंग फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, और इसलिए दैट्स वाई मैन्योर इज़ वेरी useful. Okay, second thing is manure makes the soil porous due to which exchange of gases occur. पोरस मीन्स क्या होता है, होल्स होते हैं, उसमें छेद होते हैं. सॉइल अगर टाइट है देन क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा. अगर आप मैन्योर ऐड करते हैं देन सॉइल बिकम पोरस, उसमें पोर्स बन जाते हैं. पोर्स बन जाएंगे तो क्या होगा, गैस उसमें ट्रैप हो गई. ठीक है, उसमें बैक्टीरियाज आराम से रह पाएंगे एंड जो फ्रेंड हैं फार्मर्स के, इंसेक्ट, अर्थवॉर्म है, वो सब आराम इजीली रह पाएंगे. एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर. वाई दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इम्पॉर्टेंट? बिकॉज फॉर रेस्पिरेशन, फॉर ब्रीदिंग, फॉर फोटोसिंथेसिस, इन सब के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ज़रूरी है. इफ़ देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो फिर प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएंगे और ऑक्सीजन भी रिलीज़ नहीं कर पाएंगे. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी. दूसरी चीज़, जो रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं या एक्सचेंज कर रही हैं गैसेस का, उन्हें भी रिक्वायरमेंट है. सो दिस प्रोसेस विल स्टॉप एंड क्रॉप प्रोडक्शन ऑल्सो विल स्टॉप. Germination, production, growing, everything will stop. So this gaseous exchange is very important and manure जो होती है वो इसको सॉइल को पोरस बनाती है, जिससे एनवायरनमेंट से, अब गैसेस कहाँ पर है, गैसेस तो एटमॉस्फेयर में है. ठीक है, कहाँ से सॉइल में आएगी, एटमॉस्फेयर से आएगी. तो अगर सॉइल पोरस नहीं है तो वो गैस जो है वो अंदर नहीं जा पाएंगी. तो इफ़ सॉइल इज पोरस देन गैस विल एंटर इनसाइड द सॉइल. सो मैन्योर हेल्प to make soil porous due to which exchange of gases occurs. Understood? Okay. Next step is increase friendly microbes. As I told you so many times, microbes जो है, friendly microbes कौन से हो गए, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. फ्रेंडली इंसेक्ट कौन से हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए. टिलिंग भी हमने इसी पर्पज से की थी कि उसमें एक तो सॉफ्ट हो जाए, एयर मिक्स हो जाए, माइक्रोब्स उसमें रहें और जो इंसेक्ट्स हैं वो रहें. तो मैन्योर ऐड करने से क्या होता है, क्योंकि मैन्योर में बेसिकली क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है प्लांट्स का और एनिमल्स का, काउस, बफेलोस वगैरह का, वो मिक्स है. तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. तो इंक्रीज फ्रेंडली माइक्रोब्स. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल. टेक्सचर क्या होगा सॉइल का, कितने उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, कोई कमी तो नहीं है. सो फॉर एडिंग मैन्योर टेक्सचर ऑफ सॉइल विल improve. Okay, so these are the advantages of adding manure in the soil. Now we discuss about what is the difference between fertilizers and manure. Farmers add basically both fertilizers and manure, but here manure is very useful for plants and crop also, for farmers also, but previously we don't know about harms, what are the harms by using fertilizers. Now we know that fertilizers are not very good for crop. How? So let discuss about differences between fertilizers and manure, how they made, why this is important. So first of all, fertilizers are man-made organic salts. These are chemicals, not natural. Okay, fertilizers are man-made organic salts.
These are not organic material, these are man-made organic salts. But manure, these are natural substance obtained by the decomposition of cattle dung. Here, decomposing. What is the meaning of decomposing? As I told you, as I explained you so many times, what is the meaning of decomposition? Decomposition means dead or decaying matter जो है complex molecules break down into simpler molecule is called decomposing. ठीक है, so many bacteria and some other insect are helpful in decomposing of organic material. So manure is prepared by decomposing of cattle dung and plant waste also. जो plants जो लीव्स होती है जो गिर जाती है, या फिर कोई ट्री है ऐसा जो टूट गया हो, या सो मेनी थिंग्स आर देयर, फ्रूट्स हैं, वो जो सॉइल में गिरते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल एंड दीज आर कॉल्ड मैन्योर. सो इट इज़ मेड बाय डीकम्पोजिंग प्रोसेस. सो मैन्योर आर नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिंग ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट difference is fertilizers prepared in factories, because it is man-made, it is synthetic means man-made, so it is prepared in factories. So many factories are there for making fertilizer, so it prepared in factories, but manure can prepare in field also. Okay, very simple method is there, we can prepare in field. And the third difference is fertilizers does not provide any humus into the soil. ओके, यहाँ एक नया वर्ड आया ह्यूमस. व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इन्हेंस होती है. डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इफ एनी सॉइल इज वेरी रिच इन ह्यूमस, इट मीन्स इट इज़ वेरी फर्टाइल. ठीक है, तो मैन्योर फर्टिलाइजर्स जो होता है, अगर आप उसे सॉइल में ऐड करते हैं तो कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड कराता, बट मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल है, एंड इट इज़ कॉल्ड ह्यूमस. ठीक है ना, तो इसको जब आप ऐड करते हैं मैन्योर को, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी इन्हेंस करने वाला मैटर प्रोवाइड होता है हमारी सॉइल को. बट फर्टिलाइजर्स को ऐड करने से कोई ह्यूमस नहीं मिलता, क्योंकि वो केमिकल्स हैं. केमिकल जस्ट हम उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. नेक्स्ट है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, while मैन्योर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. ये डिफरेंस जो है यहाँ देख के यू कैन थिंक कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है. ऐसा नहीं है, बिकॉज वी आर मेकिंग दिस एंड अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, वी कैन ऐड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. लाइक जैसे इसमें कौन से होते हैं, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे इसमें ज़्यादा होते हैं, बिकॉज आर्टिफिशली वी कैन मेक, हम उसमें आर्टिफिशली उसमें ऐड करते हैं. लेकिन मैन्योर में क्या होता है, रिलेटिवली लेस होता है इसमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियली हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, ये नेचुरली बन रहा है, प्रोसेस जो हो रही है वो नेचुरली बन रहा है. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर. कौन कौन से मैंने बताए? फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड, और जो मैन्योर होता है ये नेचुरल सब्सटेंस होता है. ठीक है, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बनता है, जबकि मैन्योर जो होता है वो नेचुरली फील्ड में बना सकते हैं. आप उसको आप प्लांट लगा सकते हैं, लाइक गोबर गैस प्लांट है, वो पूरा प्लांट बनाते हैं, उससे गैस भी बनती है. ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. तो मैन्योर कैसे बनता है, फील्ड में बन जाता है. आपने कभी आप किसी विलेज में घूमने गए हो तो आपने देखा होगा, वो जो काऊ डंग होता है या बफेलो डंग वगैरह, वो एक जगह वो इकट्ठे कर देते हैं, तो बाद में वही जो होती है वो खाद बन जाती है. खाद मीन्स मैन्योर. So it can now then add into the field, and then क्या था, manure add so much humus into the soil, and humus is very important for the fertility of soil. If humus is present in very ज़्यादा अमाउंट में है, सफिशिएंट अमाउंट इन द सॉइल, इट मीन्स आपको कुछ और ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, बट फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराते. एंड नेक्स्ट थिंग इज, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, लाइक पोटेशियम हो गया या फॉस्फोरस हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं बिकॉज हम उसमें ऐड करते हैं. बट इन मैन्योर में भी होती हैं. वी कैन नॉट से दैट इन मैन्योर इट इज़ नॉट प्रेजेंट. इन मैन्योर ऑल्सो इट इज़ प्रेजेंट, बट इन रिलेटिवली लेस अमाउंट.
नाउ आई वॉन्ट टू से दैट यूज़ ऑफ मैन्योर, अभी आपने सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। क्यों? बिकॉज फर्टिलाइज़र्स ऐसे हमें लगता है कि हमने ऐड किया, बहुत इन्हेंस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे हेल्थ पर साइड इफ़ेक्ट्स डालते हैं। फर्टिलाइज़र्स में वी आर यूजिंग केमिकल्स एंड दैट केमिकल्स जब हम बार बार फील्ड में यूज़ करते हैं तो वो जो फ्रूट है, जो सीरियल है, जो पल्सेस है, उनमें मिक्स होके हमारे डीएनए तक में इफेक्ट डाल रहा है। बिकॉज केमिकल्स जो हैं, बिकॉज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मेनी केमिकल्स, डीएनए इज ऑल्सो अ केमिकल, ठीक है ना। क्रोमोसोम, डीएनए, सारी चीज़ें बात करें जो हम, प्रोटीन वगैरह सब केमिकल्स ही एक टाइप के, तो उसमें ऐड होके बहुत सारी डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अब सारे लोग बढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ वेरी यूजफुल एंड यूज़ ऑफ मैन्योर इज़ वेरी यूजफुल। तो ट्राई टू इनहेंस द यूज़ ऑफ मैन्योर, इसके फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो है वो कम करना चाहिए, मैन्योर का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। ओके, ऐसा आई थिंक सो, आई कांट से कि ऐसा ही होना चाहिए, बट मेरा सोचना ये है कि वी हैव टू डू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। फर्टिलाइजर्स जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं दिस टाइम। प्लांट्स जो हम देखते हैं, फ्रूट्स देखते हैं, वेजिटेबल्स देखते हैं, बहुत अच्छी ग्रो हो रही हैं, बड़ी बड़ी हो रही, बट ये क्या है, नेचुरल नहीं है। जो चीज़ नेचुरल है हमें उस वे में मिले, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। So today we have studied about the next step of agricultural practices, that is adding manure and fertilizers. In next lecture we will discuss about next step. Thank you. Irrigation. Okay, what is irrigation? After adding manure and fertilizers, हमने ऐड कर दिया fertilizers और manure अपनी soil में, उसके बाद किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमने सीड भी डाल दिया, उसके बाद हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर दिया। तो मैंने आपको क्या बताया, एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है हर किसी को जीने के लिए, फॉर सर्वाइवल, क्या होता है, वाटर। तो वाटर की सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, किसमें, इंटरवल्स में, टाइम टू टाइम जो हम वाटर की सप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है। वाटर क्यों चाहिए? जर्मिनेशन के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है हमारी वाटर की, एंड इसे बोलते हैं हम इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, ठीक है, जो पानी हम सप्लाई करते हैं अपनी क्रॉप को, अपनी फील्ड को, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। एंड इन डिफरेंट इंटरवल्स, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इंटरवल्स में जो उसका टाइम है, टाइम टू टाइम ही आपको इरिगेशन वाटर सप्लाई करनी है। सो आफ्टर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, कौन सा स्टेप आता है, इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर इन डिफरेंट, इन पर्टिकुलर इंटरवल्स एट डिफरेंट टाइम, ठीक है। सो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हो सकते हैं? इफ देयर इज लॉट ऑफ वाटर, वाटर की कोई कमी नहीं है, अगर पानी बहुत ज़्यादा रिवर्स है या फिर स्टोरेज है तो वाटर की प्रॉब्लम नहीं आती। सोर्सेज यही हो गए, कहाँ से आप डाल रहे हो, ट्यूबवेल लगाया हुआ है या आप कैनाल, रिवर से कैनाल के थ्रू कर रहे हो, या और रहर सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं यहाँ पर, तो सोर्सेज होते हैं उसके। तो पहले ट्रेडिशनल कौन कौन से, ये मैं अभी आपको शॉर्ट में बताऊँगी, उसके बाद आपको बहुत एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स होती हैं इरिगेशन की। एशियन टाइम ट्रेडिशनल जो तरीके थे, बहुत सारे तरीके थे हम जो पहले यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल मेथड्स, उसमें ये फोर मेथड्स यूज़ किए जाते थे। पहला है मोड, पुली सिस्टम, ठीक है, सेकेंड इज चेन पंप, थर्ड इज टेकली, फोर्थ इज रहर। पहले जो फार्मर्स थे एशियन टाइम में ट्रेडिशनल जो तरीके से इरिगेशन करते थे उसमें ये सारी चीज़ें आती थी। दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, टाइम टू टाइम में उसकी सप्लाई करते थे। किसी किसी क्रॉप में क्या होता है, ज़्यादा वाटर का नीड होती है, किसी क्रॉप में कम वाटर की नीड होती है, अकॉर्डिंगली उसका इरिगेशन का तरीका जो होता है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ वाटर इनटू डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप।
आपने कैनाल देखी होगी बहुत सारी, फील्ड में ऐसे बहुत छोटे छोटे रास्ते देखे होंगे, उसके थ्रू पानी जाता है। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो नाउ वी आर यूजिंग सो मेनी टाइप्स ऑफ इरिगेशन अकॉर्डिंग टू द सॉइल, अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर ऑफ सॉइल एंड अकॉर्डिंग टू जैसा भी वहाँ, जैसे कैसा है स्टेट, कैसा है जगह, कैसी, जैसे हिल स्टेशन है वहाँ पर जो सिस्टम है इरिगेशन का वो फील्ड में अप्लाई नहीं होगा। हिल स्टेशन का, जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर सीढ़ीदार खेती होती है, ठीक है, जो ऐसी खेती होती है वहाँ का इरिगेशन, और जहाँ पूरी फील्ड है, पूरा प्लेन है, दोनों के इरिगेशन सिस्टम में डिफरेंस होगा। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की, क्रॉप की, सॉइल की, एंड वहाँ पर कैसा है, कैसा फील्ड है वहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस इरिगेशन सिस्टम विल चेंज। ठीक है, तो ये जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या क्या चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, आपको क्रॉप के बारे में जो मैंने बताया, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में, और जो मैंने स्टेप्स बता रही हूँ जस्ट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट स्टेप्स। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मैंने डिस्कस कर दिया। देन हमने क्या किया, सोइंग की, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, देन इरिगेशन। ठीक है, ये 4 स्टेप्स हमने पढ़ लिए। नाउ आपको आई थिंक सो कि आपको डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। सो बी केयरफुल